नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज फोकस रहेगा यहां पर मेटल्स पर, जहां पर अच्छी खासी उठापटक हमने बनते हुए देखी है। आपको याद दिला दें कि जून और जुलाई के महीनों में यहां पर मेटल्स में लगातार गिरावट थी, नेगेटिव रिटर्न्स हमने बनते हुए देखे, ना सिर्फ अंडरलाइंग कमोडिटी से बट ज़्यादातर जो मेटल स्टॉक्स थे वहां पर भी इन्होंने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन अगस्त में ये थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इसके दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि जो स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशंस थी, जो प्रॉफिट टेकिंग हम होता हुआ देख चुके थे, वो अब काफ़ी लोअर लेवल्स पे हैं, तो नई एंट्री अपॉर्चुनिटीज शायद आप यहाँ पर अब मेटल्स में ढूंढ सकते हैं। दूसरा ये कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 7 महीने के लोस पर कारोबार कर रहा है, उसका कुछ बहुत यहाँ पर फायदा है। और ज़्यादातर मेटल्स में हमने इन्वेंट्रीज गिरते हुए देखी हैं, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो कॉपर है वहाँ पर इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ती हुई नजर आई हैं। आयरन और में भी पोर्ट्स पर यहाँ पर इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई दिखी हैं, तो कुछ बहुत प्रेशर इसका बनता रह सकता है। लेकिन आने वाले समय में अब जो बाकी का अगस्त है और सितंबर के लिहाज से कैसे आप स्ट्रैटेजीज बनाएं, क्या फंडामेंटल्स वॉच करने चाहिए, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं केडा एडवाइजरी के अजय केडिया, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह, HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और कॉपर से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ हम यहाँ पर बातें करते हैं कि आगे ईवी की डिमांड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, माइंस आने में 8, 10, 15 साल नए लग जाते हैं यहाँ पर नया प्रोजेक्ट आने में, तो उसका एक सेंटिमेंट प्ले हमने यहाँ पर आता हुआ देखा और ऑल टाइम हाईज हमने यहाँ पर कॉपर में बनते हुए भी देखे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वीक डेटा चाइना की तरफ से आया और अब तो सबकी ये कॉन्वर्सेशन है कि शायद सरप्लस देखेंगे हम कॉपर की इन्वेंट्रीज में इस साल में और अगले साल में भी, उसका एक लगातार प्रेशर है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स है, सेंटिमेंट है जो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ आज के दिन के हिसाब से अगले 1-1.5 महीने के लिहाज से क्या कहेंगे आप? हम चाइना की फिजिकल मार्केट में जो प्रीमियम है उसको ट्रैक करते हैं। लेटली लास्ट 15 दिन से जो दो की मार्केट है वहां पे प्रीमियम $10 $15 से बढ़ के $50-55 हो गया है। इंडिकेट कर रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड इज बेटर देन व्हाट द ओवरऑल फंडामेंटल ऑफ चाइनाज रियल एस्टेट स्लोडाउन इज कंसिडरिंग दैट फंडामेंटल्स आर बेटर, डिमांड अच्छी है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि कॉपर हैज मूव्ड अप फ्रॉम द लोस एंड इट इज आल्सो शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। सेकंड, यूएस का रेट कट। एक फाइनेंशियल डिमांड होती है कमोडिटी की, यूएस के रेट कट साइकिल स्टार्ट होते ही मार्केट इज प्राइस्डिंग इन कि लोअर द डॉलर हायर द कमोडिटी प्राइसेस, वो जो पूरा थीम है वो एक प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, any step which Chinese government or authorities are taking to curb the slowdown from the real estate sector. ये तीन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय एट डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए कॉपर में। 805, 800 रुपए के आसपास आप बाय कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि वो अभी 780 के नीचे जाएगा और धीरे धीरे 840, 850 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। इवन दो कॉपर की सरप्लस मार्जिनली एक्सपेक्ट, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप का जो डेटा आता है सरप्लस का, दैट आल्सो इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज 25 मिलियन टन की मार्केट में अगर सरप्लस 3 लाख से 6 लाख टन होती है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, अगर सरप्लस 1 मिलियन टन या 2 मिलियन आउंस ऐसी होती है, 2 मिलियन टन की अगर होती है सरप्लस, देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। नियर टर्म में बी ऑप्टिमिस्टिक, US rate cut cycle or better demand from the domestic market is going to cause a rally in copper prices. कुणाल, आई गेट द नैरेटिव। जैसे आपने कहा कि 4-5 लाख टन का जो डेफिसिट है वो कोई बहुत बड़ा, जो सरप्लस है वो कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता, लेकिन आप कहेंगे जो ये डेफिसिट का नैरेटिव था उससे ब्रेक इवन एंड इवन थोड़ा सा सरप्लस जो है वो अब बाजार उसको डेफिनेटली वॉच करेगा, वो जो नैरेटिव है। यस, डेफिसिट से सरप्लस आ रही है वो इटसेल्फ पॉजिटिव है, बट साथ में प्राइसेस 940 से 800 रुपए आ गए। प्राइसेस हैव ऑलरेडी करेक्टेड बिकॉज देयर इज अ सरप्लस इन द मार्केट, बिकॉज चाइना स्लो डाउन चल रहा है। तो अभी वो नैरेटिव प्ले मेरी राय में हो चुका है। ज्यादा इस ये नैरेटिव पे मंदी नहीं होगी। अभी मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके रेट कट साइकिल और चाइना में फिजिकल डिमांड थोड़ी इंप्रूव हुई है, इसका एक आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है विद व्हाटएवर यू आर सेइंग कि कॉपर के प्राइस फिर से $11,000 शॉर्ट टर्म में चले जाएंगे। दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज
is not visible right now. पॉइंट टेकन। अजय, आप कैसे देखते हैं, टेकिंग अवे फ्रॉम जो अभी कुणाल ने कहा कि बाजार में शॉर्ट नहीं जाना है, एक रनअवे रैली नहीं आएगी, लेकिन यहां से शॉर्ट नहीं करना, खरीद के काम किया जा सकता है। आपकी क्या सेंस है कॉपर में? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे डेफिनेटली अगर हम Q4 की अगर बात करते हैं तो हमेशा जो फैक्टर्स कुणाल ने बोला, क्योंकि यूएस का जो रेट कट है वो डेफिनेटली एक बड़ा ट्रिगर रहेगा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और जब ग्लोबल इकोनॉमी को पटरी पे लाना है तो कंजम्पशन तो बढ़ाना ही है, और कंजम्पशन के लिए हम जानते हैं कि चाहे ऑयल हो चाहे मेटल हो, इनकी रिक्वायरमेंट आनी है। सेकेंडली, अब तक हमने देखा फर्स्ट हाफ में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के डेटा काफी डिसअपॉइंटिंग थी। चाइनीज पॉलिसी जो मीटिंग्स हुई भी थी उसका भी कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ा नहीं। बट मुझे लगता है ये सब के अलावा दो बड़े फैक्टर्स रहेगा। एक है जो ज्यादा करके हम देखते हैं प्रोडक्शन कट्स, बिकॉज जिस ढंग से वेदर कंडीशन विंटर रहता है तो अभी से हम देख रहे हैं कि न्यूज आने लगे है। दूसरा, प्राइस इतने ज्यादा फॉल हो चुके हैं जिसके चलते बार बार हो रहा है कि जितने प्रोडक्शन है वो और कर्टल कर रहे हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि सप्लाई नीचे के भाव पे कम होते जा रही है। सेकेंडली, जिस ढंग से रेट कट्स रहेगा ये प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। टेक्निकली भी अगर हम देखते तो रिसेंट जो फॉल आया था तो हमने देखा था कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स लाइक हार्मोनिक्स वाज बीन फॉर्म। तो मुझे भी लगता है कि ये 770 775 का जो एक बेस बना था वो एक अच्छा खासा बेस बन चुका है, और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिबाउंड दिया। या एलएमई की बात करें तो मुझे लगता है कि अब ये 88 50 का जो बेस है वो बन चुका है। नो डाउट पिछले 3 महीने में 10% से ज्यादा का फॉल हमने एलएमई कॉपर पे आते हुए देखा है, बट ऐसा ही स्ट्रॉन्ग रैली अब मुझे दिख रहा है जो इमीडिएटली 10-10-200 तक का लेवल दिखा देगा अक्टूबर एंड या नवंबर तक। उसके बाद क्या रिएक्शन रहेगा रेट कट का ग्लोबल मार्केट पे वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ हम जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी गहराते जा रहा है। तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ बॉटम बन चुका है। हायर साइड पे हम कंजर्वेटिवली अगर पकड़े तो 10-10-200 तक का लेवल हम अक्टूबर एंड तक एक बार देख सकते हैं। और पूरे ही मेटल में कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम सभी में हम देख रहे हैं कि बढ़ेगा, बट कॉपर मुझे लगता है 10-10-200 का रेंज हम एक बार देख पाएंगे। एब्सोल्युटली, बाकी मेटल्स की भी बात करेंगे, लेकिन कॉपर पे ध्यान अभी पहले है। तो यही एक सेंस आता हुआ अजय की तरफ से भी कि खरीद के काम किया जा सकता है, यहाँ पे बॉटम शायद मार्केट्स में बन चुका है। अनुज, आप कैसे देखेंगे? पहले तो एक मैक्रो देख लेते हैं आपके संग, क्योंकि एंड से ऑफ कोर्स आपकी सेंस की क्या आपको भी लगता है कॉपर में अब यहाँ पर बाय और स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है? और ओवरऑल जहाँ तक बेस मेटल्स की बात है, चाइना ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहेगा, लेकिन उसके अलावा आपकी नजर कहाँ होगी? मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली काफी रेंज में है, क्योंकि हमने देखा था कि जो साल स्टार्ट हुआ था उसमें करीबन 699 का लो मारा था, और उसके बाद वहां से बढ़कर करीबन 945 तक के लेवल हमने कॉपर में आते हुए देखे। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली हम करीबन इस साल के अंदर अभी तक देख चुके हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सरप्लस वाली बात है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी, फिर उसके बाद हमने करेक्शन भी आते हुए देखा। तो ऑलमोस्ट अभी तक के जो फंडामेंटल फैक्टर्स है, मेरा ये मानना है कि सब फैक्टर इन हो चुके हैं। अब कोई नया फंडामेंटल फैक्टर चाहिए जो कि मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसमें अगर हम देखें तो यूएस की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अगर कट होता है, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहता है और यूएस के डेटा पॉजिटिव आते हैं, चाइना के डेटा पॉजिटिव आते हैं, तो फिर वहां से एक अच्छी खासी रैली हम देख सकते हैं। मगर हमने भी रिसेंटली भी देखा कि नीचे में करीबन 765 से एमसीएक्स में भाव रिकवर होते हुए दिखाई दिए थे। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। आपको ज्यादा तेजी मंदी देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ कि एज डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग बिलो 7 मंथ लो, तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो अभी प्राइसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ज्यादा बड़ी यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी, बट हाँ एमसीएक्स की अगर बात करें तो 825 830 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉपर में देखे जा सकते हैं। तो 780 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 825 830 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मेटल में कॉपर के अलावा बाकी बेस मेटल ने अच्छा परफॉर्म किया, बट अगर पर्टिकुलर कॉपर की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा तेजी यहाँ पर आएगी। 830 825 830 तक के लेवल कॉपर में देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो 3 स्ट्रेट बाय कॉल्स यहाँ पर कॉपर में आती हुई। दिनेश जी, आपकी यहाँ पर टॉप ट्रेड क्या रहेगी मेटल्स एज अ सेक्टर में, और आपको कॉपर में अब यहाँ पर क्या रुझान लगता है? जी मनीषा जी, बिल्कुल। मतलब मेजर रीजन जो फॉल का हुआ कॉपर में वो चाइना का रियल एस्टेट मार्केट, वहां रियल एस्टेट मार्केट काफी डम था, और उसी के चलते हमने देखा है कॉपर में 945 का लेवल ऊपर जाने के बाद में नीचे में 767 के लो से टेस्ट किया। उस समय चाइनीज गवर्नमेंट ने काफी स्टिमुलस पैकेजेस प्रोवाइड किए थे, वहां पर कुछ रेट कट्स भी किए थे, और मुझे लगता है उसका इफेक्ट आने वाले इस क्वार्टर में हमें जरूर देखने मिलेगा। और उसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेस मेटल्स में खरीदारी का दौर दोबारा आता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ अगर यूएस के इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो मुझे लगता है एक मार्केट में फ्रेश लिक्विडिटी बूस्ट होगी, और इसी के चलते बेस मेटल्स में भी नई रैली हमें देखने मिल सकती है।
लेकिन जैसे कि मेरे सहयोगी ने कहा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैलीज अब इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इस साल के ऑलमोस्ट 350-400 रुपए की तेजी मंदी कॉपर की हो चुकी है। डाउन साइड 766 770 का ये बेस बना चुका है। मुझे नहीं लगता है अभी कि ये 780 के नीचे जाने की कोई संभावना है। 793 795 के लेवल्स के अक्रॉस मुझे लगता है एक्यूमुलेशन एक बढ़िया लेवल बनेगा। ऊपर में 833 और 855 के लेवल्स हमें 2 महीने के भीतर भीतर देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो चारों एक्सपर्ट्स की यही राय है कि कॉपर में खरीदारी करके काम किया जाना चाहिए। बॉटम शायद यहां पर बन चुका है, शॉर्ट नहीं जाना है, तेजी यहां पर की जा सकती है। ऑल टाइम हाइज की एक्सपेक्टेशन ना रखें, लेकिन बढ़त यहां पर अब ग्रेजुअल देखने को मिल पाएगी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। डॉक्टर कॉपर की बात तो हम कर चुके हैं, जो कि इकोनॉमिक बैरोमीटर के तरीके से देखा जाता है, लेकिन ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि बाकी के जो मेटल्स हैं उन पर उनकी क्या राय बन रही है, क्या फंडामेंटल्स हैं और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो। स्वागत है आपका। बात हम यहाँ पर मेटल्स की कर रहे हैं और कॉपर में ऑफकोर्स खरीदारी के ट्रेंड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन 2 और मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक, यहाँ पर भी बढ़त है। स्टील ने अपने मल्टी ईयर लोज से यहाँ पर तेजी बाजारों में फिर से दिखाई है, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? अनुज, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल पैक को एक्सक्लूडिंग कॉपर यहाँ से, और आपकी टॉप पिक बाकी के मेटल्स में क्या होगी और क्यों? देखिए, जिंक मुझे लगता है कि एक अच्छा पिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ईयर वाइज देखें तो काफी आउट परफॉर्म किया है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो जिंक ने करीबन 4% के नेगेटिव रिटर्न दिए थे, और अगर आप लास्ट मंथ में और इस महीने में देखें तो इस महीने के अंदर इधर ही करीबन इसमें 5.5% की तेजी आती हुई दिखाई दी है। तो मंथली वाइज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस जिंक में आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि जिंक में क्योंकि डिमांड साइड काफी स्ट्रांग है, बैटरीज डिमांड और ईवीज की डिमांड के चलते काफी अच्छा एक सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल चार्ट भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस में है, तो मुझे लगता है कि जिंक में एक अच्छी खासी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकती है। हमें लगता है कि जिंक में हमारा एक बेस्ट पिक रहेगा। खरीदारी का ट्रेड जिंक में बना सकते हैं 256 258 के आसपास में, 248 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 270 275 तक देखे जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत डिप अगर आता है तो जिंक मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज अगर हम देखें तो एल्युमिनियम और स्टील, ये इनके अंदर भी खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बट मुझे लगता है कि जिंक एक अच्छा पिक हो सकता है जो इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी के तौर पे देख सकते हैं। अनुज, आप जिंक को क्या एज अ रैंकिंग कॉपर के भी ऊपर रखेंगे, या फिर आपको लगता है कॉपर 1, जिंक परहैप्स 2? यस, जिंक मुझे लगता है कि नंबर 1 पे रहेगा, क्योंकि अच्छी खासी परफॉर्मेंस इसमें है, रिकवरी अच्छी है। कॉपर मुझे लगता है कि सेकंड नंबर पे रखना चाहिए। और थर्ड पे किसे रखेंगे? एल्यूमिनियम को? थर्ड पे एल्युमिनियम को, यस। ओके दिनेश जी, आप कैसे अपनी रैंकिंग यहाँ पर करेंगे, और अगर आप बाकी मेटल्स को देखें तो आपकी टॉप पिक्स कहाँ हैं? जी बिल्कुल, जैसे अनुज ने कहा कि जिंक की रिकवरी काफी फास्ट रही है। नीचे में मतलब 245-47 जाने के बाद में अभी दोबारा 260 के आसपास ये ट्रेड करता है, 267 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी रिकवरी ज्यादा फास्ट है बाकी बेस मेटल्स के मुकाबले, और अभी भी 265 के आसपास अगर मुझे लगता है कि जिंक एक डिप लेता है तो एक अच्छा खरीदारी का अवसर रह सकता है। 282 284 के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं, और डाउन साइड 255 मुझे लगता है कि बेस लाइन सपोर्ट मेंटेन करता रहना चाहिए। साथ ही साथ एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो 225-225-50 के आसपास ये जोन है, एक डिमांड जोन है, एक एरिया है जहां पर यहां से दोबारा अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकता है। 215 से 227 मात्र 5 दिनों में आया है, तो इसकी रिकवरी थोड़ी सी ज्यादा फास्ट लगती है मुझे, और आने वाले समय में 245 247 लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। 218 का बेसलाइन सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। मुझे लगता है एल्यूमिनियम और जिंक दोनों मुझे एक नंबर 1 लगते हैं, और कॉपर मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी है। ऑल राइट, तो जिंक एंड एल्यूमिनियम नंबर 1 पे और कॉपर सेकंड पे। अनुज, अनु से बात हो चुकी है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं इसे अब यहाँ पर, और एल्यूमिनियम स्पेशली यहाँ पर किस तरह के फंडामेंटल्स हैं? क्योंकि एज ऑफ नाउ हमने देखा है चाइना का यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ता हुआ, एल्यूमिना के प्राइसेस हायर हैं, इन्वेंट्रीज में कुछ बहुत गिरावट है, लेकिन क्या वो प्राइसिंग हो चुका है? आई थिंक 60-70% प्राइस इन हो गया है, बट मेजर जो एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है वो है आगे जाके ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, रशियन एल्यूमिनियम का क्या आउटलुक है, वेदर इट इज गोइंग टू हिट द मार्केट और नॉट। सो एल्यूमिनियम की मार्केट अगर आप देखेंगे तो डिमांड सप्लाई, जैसे आप सरप्लस और डेफिसिट की बात करते हैं, तो ऐसा कोई बड़ी डेफिसिट नहीं है एल्यूमिनियम की मार्केट में। द सप्लाईज आर रिलेटिवली रिलैक्स्ड एज ऑफ नाउ, एंड गोइंग फॉरवर्ड जो बड़ा ट्रिगर आएगा आई थिंक रशिया की ओर से, और कोई सैंक्शन, नया कोई सैंक्शन लगता है एल्यूमिनियम पे या दूसरी कोई कमोडिटी पे, तो वो सब चीजें आगे जाके देखनी होगी। मेरी राय है एल्यूमिनियम ऊपर में 240-42 तक जा सकता है, बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस एल्यूमिनियम से ज्यादा जिंक है। ऑलराइट, तो जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर यहाँ पर सभी में तेजी फिलहाल बनते हुए नजर आ रही है। अजय, आप अपनी रैंकिंग कैसे करेंगे?
बिल्कुल मनीष जी, अगर हम फंडामेंटल जो जो अभी डिस्कस किए उसमें मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिंक का दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हमने देखा कि पिछले हफ्ते में भी जो संघाई की जिंक इन्वेंटरी उसमें 9.3% का फॉल था और ग्लोबल जिंक मार्केट का जो सरप्लस था वहां पे हमने कमी आती हुई देखी है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि दो मैटर पे ये भी रहेगा, जैसे एमएमजी का हमने देखा कि प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ है, साथ में हैवी रेन्स की वजह से भी प्रोडक्शन कट से, तो ये सारे फैक्टर्स आने वाले टाइम में और बढ़ते हुए दिखाएंगे। तो पहला प्रेफरेंस मेरा जिंक के अंदर रहेगा, जिंक के बाद एल्यूमिनियम एंड देन कॉपर। तो जिंक के अंदर मुझे लगता है कि प्राइजेस में जो रिसेंट रैली आई भी है, एलएमई पे हमने करीबन 2850 के ऊपर इस वक्त ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। मुझे लगता है एक थोड़ा सा हर्डल रहेगा 3100 के आसपास, जो डोमेस्टिक मार्केट पे समझो 285 के आसपास वापस मिल जाएगा। एल्यूमिनियम भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। चार्टिकली भी अगर आप देखें तो हार्मोनिक पैटर्न बहुत स्ट्रांगली 208 से घुमा हुआ है, जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 248 250 के जोन पे दिखा सकता है। चाइना से जो जुलाई के नंबर्स आए उसमें 11.5% का जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेंट्रीज के अंदर भी विड्रॉल है लगभग 30% का। तो एल्यूमिनियम में भी मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग करके चले तो 250 तक का लेवल एटलीस्ट मिल सकता है। एंड लास्ट जो हमने कॉपर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो कॉपर में मुझे लगता है कि प्राइजेस में 812 के ऊपर अगर वीकली क्लोज मिल जाता है तो एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग के 860 870 तक का भी स्पाइक हम कॉपर में वापस आते हुए देख पाएंगे। तो चाहे वो जिंक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तीनों में खरीदारी है। ऑफ कोर्स रैंकिंग्स हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर डिस्कस की ही हैं। लेकिन एक और मेटल जो कि पार्ट प्रेशस मेटल है, पार्ट इंडस्ट्रियल मेटल है, वहां पर भी हमने कुछ बहुत एक्शन फिर से लौटता हुआ देखा है। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यही माना जा रहा है कि $34-35 एन आउंस इस साल के अंत तक देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स चांदी के भाव यहाँ से थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अजय, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? ऑफकोर्स जो ड्यूटी कट का डाइवर्जेंस हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, तो अगर आप अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 30-32 के लेवल्स बनता हुआ देखेंगे तो उसका कैलकुलेशन भारतीय बाजारों के लिहाज से क्या है? देखिए, कभी भी हम चांदी को देख रहे हैं तो काफी साल भर से रेशियोज काफी अच्छे काम कर रहे हैं। मैं भूल भी गया था, कॉपर और गोल्ड रेशियो में भी डबल टॉप बना है, जहां पे लग रहा है कि कॉपर बहुत अच्छा दिखा है। सिमिलरली अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करते हैं, वी हैव सीन रेशियो वाज फॉलन टुवर्ड्स 72 लेवल और अब 90 के करीब जाने के बाद रिवर्ट बैक कर रहा है। तो जैसे से रिवर्सल कर रहा है, ये साइन देता है कि चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। ग्रीन एनर्जी में कंजम्पशन और माइंस आउटपुट, ये सब कहानी हमने ऑलरेडी देखी हुई है जो सपोर्टिंग है। बट मुझे लगता है 30 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रीच करके होल्ड कर जाता है तो 32 32.5 तो इमीडिएट में, बट वॉल्टिलिटी ईयर एंड तक और बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि डिमांड और साथ में रेशियो का फॉल, ये सबको देखते हुए $38-39 तक का लेवल आराम से हम इंटरनेशनल में ईयर एंड तक स्पाइक कर पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में पहले जैसे मैं 98,000 से 1 लाख तक का व्यू रखता था, लेकिन ड्यूटी करेक्शन की वजह से हमने ये देखा कि प्राइजेस में फॉल बैक आया। लेकिन वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम होने की वजह से मुझे अभी भी लग रहा है कि प्राइजेस 97-98 का जो पहले वाला टारगेट था, डिस्पाइट 9% का जो ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ है, फिर से हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे लोअर लेवल्स पे बहुत स्ट्रांगली बढ़ती जा रही है। दिनेश जी, आपका चार्ट क्या दिखाते हैं? कल मेरी मेटल फोकस से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा 34-35 इस साल के अंत तक। अजय कह रहे हैं 38-39 इस साल के अंत तक। जी, मैं पहले बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुलिश था, लेकिन ये 9% ड्यूटी कट के बाद काफी क्लाइंट्स तक हो गए उसमें, और मुझे लगता है कि एक कॉशियस मोड, कॉशियस अप्रोच जरूर लेना चाहिए इसमें, क्योंकि ये इसका जो फॉल होता है ये बहुत ही रिगरस होता है। 78,500 के ब्रेकआउट के बाद में 95,000 जाने में करीब करीब 4 महीने लगाए, और 95 से 78 आने में 1 महीना ही लगा इसमें। तो जो फॉल इसका है बहुत स्टीप होता है, बहुत शार्प होता है, और इतना होता है कि हम ये समझ नहीं पाते कि उसको एग्जिट कहां पर करें। बट फॉर्चुनेटली 78,500 से दोबारा रिट्रेस करके अभी 84-85,000 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहां से दोबारा एक इसका चांस है 88,000 to 92,000। मतलब ऑन एग्रेसिव मोड मैं कहूंगा कि 92,000 ये दोबारा लेवल आ सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल में 32-32.5 के लेवल रखते हैं। अगर कोई स्ट्रेच आउट हुआ तो मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 3350 या फिर 34, मुझे लगता है ये लेवल्स मैक्स टू मैक्स इंटरनेशनल लेवल में जाने चाहिए। और हमारे यहाँ वही जो रेजिस्टेंस जोन है 93-94,000, ये अपसाइड मुझे आने वाले 2 या 3 महीने में देखने मिल सकता है। अनुज, आप कैसे देखते हैं चांदी को? और खरीदारी की राय तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सभी दे ही रहे हैं, और आप लोग सब इस साल की शुरुआत से ही दे रहे हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग काफी दर्शकों ने यहाँ पर पैसा भी कमाया होगा जिस तरह से चांदी में गेन्स देखने को मिले हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं 32 से 38 के बीच में यहाँ पर अटकते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस रेंज में अपने आप को कहाँ पाते हैं, और भारतीय बाजारों में किस तरह के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे?
मनीषा जी, हम तो जनवरी से कह रहे थे कि 1 लाख के आसपास चांदी आनी चाहिए। ऑलमोस्ट 96,000 से मार्केट वापस रिवर हुआ है, क्योंकि साथ में देखें तो कस्टम ड्यूटी का भी कट लगा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम पॉजिटिव है, बट हाँ 1 लाख तो नहीं, बट हाँ मुझे लगता है कि 90,000 के आसपास चांदी आपको इस साल के एंड तक देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में $33-34 के आसपास के लेवल अगर ब्रेक होते हैं, $33 अभी तक नहीं ब्रीच हुआ है। अगर $33 का लेवल ब्रीच होता है तो 37 से लेकर $40 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। 14-15 साल लगाए चांदी ने पूरे कंसोलिडेशन को देखने में, और उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। तो स्लो एंड स्टडी मोमेंटम चांदी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने बहुत तेजी के एक ट्रेंड इसमें यहाँ पे आते हुआ देखा था, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लगा, कंसोलिडेशन हुआ। अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। मुझे लगता है कि इस कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो कि यहाँ देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ईयर एंड तक आपको 33 से लेकर $35 के बीच के लेवल देखे जा सकते हैं, और अगर इन बिटवीन $33 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम एक अच्छी रैली यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई देखेंगे, जो कि 37 से लेकर 40,000 तक जा सकती है। $40 तक जा सकती है। जी हाँ, गॉट योर पॉइंट। ओके, तो अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। ऑफ कोर्स वो लेवल्स क्लियर होते जाएंगे तो हम हायर प्राइसेस यहाँ पर बनता हुआ देखते भी जाएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस हमारे सभी ब्रोकरेज हेड्स की तरफ से आता हुआ कि खरीदारी आप यहाँ पर मेटल्स में करके चल सकते हैं। तो क्लियरली कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और चांदी, इन चारों में ही आपकी बाइंग पोजीशंस फिलहाल होनी चाहिए। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, आप सभी के समय के लिए भी, और हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।